हमने ये देखा कि अवयस्क की स्थिति यानी अगर कोई माइनर है, अगर कोई माइनर किसी व्यक्ति के साथ संविदा करता है तो वह संविदा जो है वो शून्य मान ली जाती है। अगर एक पक्ष उसमें जो है मतलब वयस्क है और एक पक्ष जो है अवयस्क है तो ऐसी स्थिति में संविदा को शून्य मान लिया जाता है। बहुत लंबा लेक्चर चला था। अभी 2 दिन 3 दिन पहले जब मैं छुट्टी पे था, मतलब उसके लखनऊ गया था, लखनऊ वापस आया, फिर उसके पहले देखा था कि कुछ बच्चों का ये भी कमेंट आया था कि सर जो क्लास चली थी वो बहुत लंबी चली थी, बड़ी लेंदी थी, थोड़ा उसको और फिर से एक बार पढ़ा दीजिएगा। तो मैं फिर से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, दोबारा रिवीजन नहीं करूंगा क्योंकि ये फ्री की क्लास है। तो समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि मैं फ्री की क्लास जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा हमारी संस्था का मानना है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें इसमें ऐसी ऐड करूंगा कि ये चैलेंज है आज के दिन कि हमारी क्लास का जो सबसे कमजोर बच्चा होगा, अगर वो ये कह देगा कि भाई अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं मानूंगा कि मेरा पढ़ा लिखा सब बेकार है और मुझे आज से घर पे बैठ जाना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाना नहीं चाहिए बच्चों को, यह एक पाप का मैं काम कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं मान जाऊंगा कि मैं एकदम निकृष्ट घटिया प्रकार का टीचर हूँ। अपने आप को इस तरीके से शब्दों से मैं नवाज रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरा सहयोग करेंगे। तो अभी हमने ये देखा, चलिए थोड़ा सा बैक में रिवीजन कर लेते हैं। अभी हमने ये देखा कि सेक्शन 10 के अनुसार विधिमान संविदा आवश्यक है, लेकिन पक्षकारों के जो है वो सक्षम होने चाहिए। तो सक्षम कौन होता है, ऐसी बातों को सेक्शन 11 ने बताया कि ऐसा व्यक्ति जिसके वयस्कता प्राप्त कर ली हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो वयस्क हो चुका हो। फिर उसने कहा कि जैसे ऐसा अवयस्क, तो अवयस्क नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जो विकृति चित्त वाला हो वो भी नहीं कर सकता। विकृति चित्त यानी कि मतलब पागल दिवालिया घोषित हो वो भी नहीं कर सकता। और ऐसा व्यक्ति भी नहीं कर सकता है जिसे न्यायालय ने उस कार्य के लिए बाध्य ना किया हो, यानी कि वो न्यायालय के अधीन ना आता हो, वो भी नहीं कर सकता है। तो अवयस्क कौन है? तो आपने ये देखा कि भाई साहब 18 साल से जिसकी कम उम्र है, एक भी दिन कम हम उम्र है, तो वो वयस्क अवयस्क की गिनती में यानी माइनर की गिनती में आता है। दूसरा आपने ये देखा कि कुछ कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जब न्यायालय किसी के लिए कोई एक गार्जियन नियुक्त कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे की जो उम्र होती है वो 21 वर्ष हो जाती है। फिर आपने मोहरी बीवी बनाम में देखा कि धर्मोदास घोष और मोहरी बीवी में धर्मोदास घोष एक माइनर था। माइनर होने के बाद उसने कुछ कर्ज लिया, ब्रह्मदत्त से लड़ा, लोअर कोर्ट में मुकदमा हार गया। ब्रह्मदत्त एक माइनर था, इसलिए न्यायालय ने उसके पक्ष में जो है वो कोई बात नहीं की। मामला बढ़ते बढ़ते मामला बढ़ते बढ़ते वो कलकत्ता हाई कोर्ट में गया। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये भी यही इस फैसले को जो है वो रखा। उसने कहा कि देखिए, माइनर अगर है तो माइनर के साथ की गई संविदा जो हो वो बेरीमान्य नहीं हो सकती। उसने सेक्शन 64 का, सेक्शन 65 का सहारा लिया। उसमें भी न्यायालय ने जो है नकार दिया कि नहीं भाई, सेक्शन 64 भी इस पे अलाउ नहीं होगा, और सेक्शन जो है क्या नाम है 65 भी इस पे अलाउ नहीं होगा। करते करते लास्ट में यही पोजीशन बनी कि अगर संविदा में एक पक्ष माइनर है, या वादी हो या प्रतिवादी हो, तो वह संविदा जो है वो विधिमान्य नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक पक्ष है, अगर वादी अगर वादी जो है यानी कि प्लांटिफ, अगर प्लांटिफ वो स्वयं एक माइनर है और उसने किसी के साथ संविदा कर ली, मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, और फिर उसके बाद वो खुद जा करके न्यायालय में इस बात को स्वीकार करते हुए बोले कि श्रीमान मेरे से गलती हो गई, मैंने ये संविदा कर ली, तो न्यायालय उसे ये कह सकता है कि तुमने जो उनका पैसा वैसा लिया है तब तो तुम वापस कर दो उस पैसे को। ये किस परिस्थिति में होगा? जब वादी खुद जा करके कोर्ट में कहेगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं नाबालिग था। फिर दूसरे पक्ष में न्यायालय ने कहा कि देखिए, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जो प्रतिवादी है यानी जो प्लांटिफ है वो आकर के अगर ये कहे कि राम जो है वो नाबालिग था, एक माइनर था, एक अवयस्क था, उसने मुझसे 500 रुपया लिया है, तो न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं बनता है कि वह माइनर से ये कहेगा कि तुम उसका पैसा वापस करो। हाँ, लेकिन उल्टा है कि अगर माइनर खुद जाकर के न्यायालय में कह दे तो वह उसको पैसा देने के लिए बाध्य कर सकता है। कुछ ये बातें थी।
अब मेरा एक क्वेश्चन खड़ा होता है, जिसमें से आप लोगों में से जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी वर्ग के अच्छे बच्चे हैं, वो मुझे थोड़ा सा जो है बताने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए आप लोगों में से कुछ बच्चे माइनर हैं, कुछ लोग नाबालिग हैं, और मैं एक आप लोगों के साथ एक करार करता हूं कि यदि आप मुझे 1,000 रुपये महीना फीस देंगे तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक बात बताइए, हम आप तो नाबालिग हैं, मैं जो है वो बालिग हूं, और फिर मैं कह रहा हूं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या ये विधिमान्य हो सकता है? जी सर, जी हो जी जाएगा। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो जाएगा। होगा सर। जी जिसने ये कहा है कि हो जाएगा, कृपया वो यह भी बताने का प्रयास करे कि कैसे हो जाएगा। जी सर, आपने लेने का प्रयास किया है। हाँ, क्या मैंने बताया, बताइए। भाई एक लोग बोलिए ना, सब लोग साथ में बोलेंगे मजा नहीं आएगा, एक लोग बोलिए। हेलो। हाँ, बताइए। हाँ सर, अनामिका। बताइए अनामिका जी। ये मान्य नहीं होगा क्योंकि अवयस्क के द्वारा की गई संविदा शून्य होती है। ठीक है, अनामिका जी किस कॉलेज से हैं आप? कमला नेहरू। कमला नेहरू, ठीक है। अनामिका जी का ये कहना है कि अगर संविदा में एक व्यक्ति अवयस्क है, एक माइनर है, तो ये संविदा जो है विधिमान्य नहीं होगी। एनी अदर कोई दूसरा बताएगा? सही कह बताइए। अभियस्क के साथ संविदा विधिमान्य नहीं होती। नेहा जी का कहना है कि अवयस्क के साथ संविदा विधिमान्य नहीं होगी। कोई और? राजेश पांडे लॉ कॉलेज से यानी साक्षी। सब बिल्कुल विधिमान्य होगी। हमें पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारे फ्यूचर की बात है, इससे हमारा करियर बनेगा। ठीक है, कोई और? साक्षी के अलावा कोई और बताए? सर, हेलो हाँ, बताइए। सर, ये मैं ये कह रहा हूँ, अगर यहाँ कोई संपत्ति अगर वगैरह की बात होती है, जैसे कि किसी चीज का वो होता, तो मान्य नहीं होती। यहाँ तो शिक्षा की बात हो रही है ना। अच्छा, चलिए ठीक है। मैंने आप लोगों के विचार को बस जानना चाहता था, बाकी बताना तो मेरा काम है, मैंने अभी बताया नहीं। लेकिन मेरे गुरु जी कहा करते थे कि जब भी बाबू ने पढ़ाने जाना, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मेरे गुरु जी कहा करते थे। आज लेकिन दूसरी बात, पिछले 1 साल से आप लोग मेरी एक बात सुन रहे थे कि मेरे गुरु जी कहा करते थे कि क्लास में बच्चों को ऐसे पढ़ाना कि जो सबसे कमजोर बच्चा हो उसे भी समझ में आ जाए। लेकिन एक बार और मेरे गुरु जी एक बात कहा करते थे कि कभी क्लास में खड़े होकर ना टीचर की भांति मत पढ़ाना, खुद मास्टर मत जाना पीपी पीपी करते, बल्कि खुद एक स्टूडेंट की भांति सोचना कि जहां आप बच्चे बैठे हैं, अगर वहां मैं बैठा हूं तो मेरे क्या क्वेश्चन होंगे। इसीलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि मैं आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूं, एक बच्चा हूं जो क्वेश्चन कर रहा हूं कि कैसे, ऐसी क्या परिस्थितियां बनेगी कि भाई साहब हम पढ़ाई करने के लिए माइनर हैं और हम उससे कहते हैं 1,000 रुपये हम फीस देंगे, और फिर उसका फीस हम नहीं देते हैं तो वो कोर्ट नहीं जा सकते। नहीं, साक्षी ने बिल्कुल सही बताया कि ऐसी स्थितियों में संविदा जो है वो विधिमान्य हो जाती है। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा अभी पहले देखेंगे कि आवश्यक वस्तुओं के अवयस्क का दायित्व या उत्तरदायित्व, माइनर्स लाइबिलिटी फॉर द नेसेसरी। इंग्लिश में देखिए कितना आसानी से समझ में आता है, माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी। तो आवश्यक वस्तुओं के लिए, आवश्यक वस्तुएं भाई समझना पड़ेगा, भाई आवश्यक वस्तुएं होती क्या है। तो आवश्यक वस्तुओं के लिए माइनर का उत्तरदायित्व या माइनर का जो है वो लाइबिलिटी या माइनर के प्रति कर्ज क्या हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी ऐसी वस्तु हो सकती है कि अगर वह कोई व्यक्ति जो है वह एक माइनर को देता है तो ऐसी कंडीशन में संविदा मान्य हो जाएगी। तो जैसा कि पहले हम लोग देखे हैं, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि अवयस्क करार जो है वो शुरू से ही शून्य होता है। एक
माइनर के साथ अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो शून्य हो जाता है, और वह प्रदान की गई सेवा या वस्तुएं पहुंचाने पर या पहुंचाने के संदाय करने के लिए संविदा करने में अक्षम होता है। लेकिन अवयस्क द्वारा प्राप्त की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए, अब एक नई लाइन आई कि अवयस्क द्वारा प्राप्त की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए वस्तुएं प्रदान करने वाले व्यक्ति की प्रतिपूर्ति करने के लिए अनुमति दी जाती है। एक लाइन ऐसी आती है जो ये कहती है, अपवाद हम पढ़ रहे हैं, देखिए ला में सब कुछ कहा गया है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि राम ने रावण को मारा तो राम को रावण को मारना नहीं चाहिए, ऐसा भी है, लेकिन राम को रावण को कब मारना चाहिए इसका भी जिक्र है कि भाई वो धर्म के प्रति जो है वो कर रहा था तो उसे मारा गया, सीता का हरण किया इसलिए उसे मारा गया। अब इसी दौर से हम इस चीज को देखें कि अगर ससुरा कोनो बदमाश लड़का है और ऐसे ही जो है पाप पे पाप करता रहेगा तो उसके साथ संविदा शून्य हो जाएगी, न्यायालय कुछ जो है सो नहीं बनेगा, कल से साइकिल चोरी करना शुरू कर दे वो। तो साइकिल चोरी करना वो एक संविदा का पार्ट नहीं होगा, वो लाभ टार्ट का पार्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अपकृत्य हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को शुरू में ही एक छोटा सा चैप्टर हमने पढ़ाया था जिसको अपकृत्य कहते हैं। तो अपकृत्य संविदा में भेद क्या होते हैं आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि संविदा पक्षकारों के बीच में होती है, लेकिन टार्ट में कोई पक्षकार नहीं होता है। तो अगर किसी ऐसा कोई काम हो रहा हो, कोई व्यक्ति एक ऐसा काम कर रहा हो जिसमें दो पक्ष नहीं है, तो अगर दो पक्ष नहीं है तो वह एक संविदा नहीं होगी, बल्कि वो क्या आ जाएगा, अपकृत्य का भाग हो जाएगा, लॉ ऑफ टार्ट आ जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि अवयस्क द्वारा प्राप्त की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए वस्तुएं प्रदान करने वाले व्यक्ति की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। कोई ऐसी आवश्यक वस्तु है जो एक अवयस्क को एक व्यक्ति देता है तो अवयस्क से वो कुछ जो है लेने के लिए अपनी प्रतिपूर्ति करने के लिए जो है वो मान्य होता है, और संविदा के आधार पर तो नहीं होती है, ये मानते हैं कि ये संविदा के आधार पर तो नहीं होती है, बल्कि एक अन्य संविदात्मक बाध्यता मानी जाती है। एक अल्प संविदात्मक जो है वो संविदा बाध्यता जो है वो मानी जाती है। तो संविदा अधिनियम की संविदा अधिनियम का जब आप आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, लगभग 5वें चैप्टर में आता है, मैंने लिखा भी है, जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे कि संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों या अल्प संविदात्मक संबंधों को मान्यता प्रदान करता है। ऐसा कुछ धारा सेक्शन 68 में कुछ लिखा गया है, ये अभी आप नहीं पढ़ेंगे, क्यों कि सेक्शन 68 का जिक्र हमारे 5वें अध्याय में आता है। तो धारा सेक्शन 68 का जिक्र आया तो धारा 68 क्या कहती है, वो कहती है कि किसी अवयस्क द्वारा आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति करने का विधान बताती है। तो क्या विधान बताती है, वो कहती है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो संविदा करने में क्या है, असमर्थ है, कोई ऐसा व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण के लिए वो वैध रूप से आबद्ध है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संविदा करने में सक्षम नहीं है लेकिन उसको लालन पालन पोषण वगैरह के लिए उसे कुछ जरूरी चीजें चाहिए, वो किसी व्यक्ति से ले सकता है। जीवन में उसकी स्थिति की योग्य आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है। जो एक आम जीवन जो एक बच्चा जीता है, एक नाबालिग जीता है, उसके जीवन में जो जरूरतें होती हैं, उसके जीवन को चलाने के लिए जो जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ उसे जरूरत होती है। अगर उस जरूरत को कोई व्यक्ति पूरा करता है तो ऐसे स्थिति में वहां पे अल्प संविदात्मक जो है वो चीजें निकल करके आती, वहां पे उसका उत्तरदायित्व बनता। तो इस नियम में आप ये कह सकते हैं कि संविदात्मक बाध्यता कब मानी जाती है। अगर न्यायालय ने कह दिया कि अल्प संविदात्मक बाध्यता कब मानी जाती है एक अवयस्क के साथ किए गए करार में, तो आप ये कहेंगे कि भाई साहब ऐसा है कि आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हों ऐसे व्यक्ति को जो संविदा करने में असमर्थ है, जैसा कि एक अवयस्क या कोई पागल है, माइनर है, कोई पागल भी हो सकता है, एक माइनर उसके माता पिता नहीं है,
लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन वह पागल है। अब उसके जीवन यापन के लिए कुछ उसे चाहिए, कोई एक व्यक्ति देता है तो उसकी प्रॉपर्टी में से थोड़ा सा भाग वो कुछ प्रतिकर पाने के लिए अधिकार होता है, जितना कि वह उसे देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति पर निर्भर करता है, तो किसी अवयस्क के विरुद्ध प्रतिपूर्ति के लिए कोई व्यक्तिगत कार्रवाई आदि नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि अगर कोई व्यक्ति पागल है या दिवालिया घोषित है, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी है, दिवालिया तो खैर नहीं, सॉरी गलत शब्द निकल गया, दिवालिया तो वो नहीं घोषित हो सकता, उसके पास प्रॉपर्टी है लेकिन वो पागल है, कुछ कार्य नहीं कर सकता, विकृति की भावना है, कुछ पैर से विकलांगिक है बेचारा, या कोई और उसके साथ ही कोई ऐसी ईश्वर ने उसके पास कृपा कर दी है कि ईश्वर की कृपा के चलते वह जो है एक अपना पालन पोषण भरण पोषण नहीं कर सकता। और समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोल दिया करो यार, कर लो। आ रहा है सर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पालन पोषण जो है दिक्कत हो रही है, परिवार नहीं है, पागल हो गया है, मदर फादर बचपन में एक्सीडेंट में मारे गए, वह मानसिक रूप से विकलांग हो गया है, कुछ करने में वह सक्षम नहीं है, एक माइनर भी है, तो ऐसी स्थिति में आता है कि भाई इसका जो भरण पोषण करेगा वो उसकी प्रॉपर्टी से कुछ अपना जो है वो प्रतिकर जो है वो ले सकता है, या अपनी प्रतिपूर्ति को जो है वो अनुमति उसको दी जाती है। तो इसी में एक दृष्टांत आता है, कुछ दृष्टांत आता है समझने के लिए। वो ये कहता है कि खा को जो एक पागल है, खा कौन है? एक पागल है, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय का करता है। यानी खा एक ऐसा व्यक्ति है जो माइनर है लेकिन पागल है, ठीक है, या माइनर नहीं है फिर भी वो है जो है वो पागल है। तो ऐसे में ये धारा 68 में जिक्र हुआ है कि ऐसी स्थिति में अगर उसके जीवन यापन वाली आने वाली कुछ जरूरतों को अगर कोई व्यक्ति जो है वो पूरा करता है तो यह एक प्रतिपूर्ति पाने का अधिकार जो है उसका हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं, खा एक पागल है, पत्नी और बच्चों को जीवन में उनकी स्थिति की योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय क्या करता है? तो खा संपत्ति से का प्रतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। कैसे? खा पागल है लेकिन उसके पास एक पत्नी है, बच्चा भी है। अब पत्नी ऐसी नहीं है कि जो 2 पैसा कमा के घर ला सके, और बच्चा ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है वो नौकरी कर सके। अब खा जो है वो थोड़ा सा पागल हो गए हैं लेकिन काम धाम उनको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनके पास संपत्ति है। तो का एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके बच्चों को लालन पालन करने की, परीक्षा पढ़ाने की, लिखाने की, सबकी जिम्मेदारी लेता है, भरण पोषण की जिम्मेदारी लेता है, और कहता है कि आपके खेत में से एक बिस्वा हम लेंगे, तो वो मान्य हो जाएगा, भले ही वो अवयस्क हो। दोनों स्थिति में, ऊपर वाले में आपने देखा कि वह नाबालिग है और नीचे वाले में देखा कि वह बालिग है, तो दोनों स्थिति में क्या हो जाएगी? संविदा जो है वो मान्य हो जाती है। ऐसा कुछ सेक्शन 68 में जो है वो कहा गया है। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे हैं, समझदार हैं, फटाफट समझते हैं आप लोग। तो अब देखते हैं सर अच्छा, इसी में एक और कुछ चीजें मतलब देख लेते हैं। अंग्रेजी विधि यानी कि इंग्लिश विधि। तो इंग्लिश विधि किसी अवयस्क को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति भी देती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में है, भारत की स्थितियां हैं, अंग्रेज में भी, यहाँ इंग्लैंड में भी ये नियम है, जहां से हमारा ये कानून लिया गया है वहां पे भी ये नियम है कि अगर कोई ऐसी स्थितियां आती हैं तो वहां पे भी जो है इसको संविदात्मक तौर से एक मान्य जो है वो संविदा कहा जा सकता है। संविदा नहीं कहा जा सकता लेकिन अल्प संविदात्मक जो है वो कहा जा सकता है, संविदात्मक बाध्यता कहा जा सकता है। तो वहां का एक एक्ट है, उसका नाम है इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट 1874। इन्फेंट रिलीफ मतलब समझिए रहे हैं, आराम, इन्फेंट रिलीफ। तो इन्फेंट रिलीफ 1874 की धारा 1 के अनुसार अवयस्कों द्वारा यानी कि माइनरों द्वारा जो संविदा की जाती है वो संविदाएं एक पहुंची हुई वस्तुओं के लिए, जो वस्तु पहुंचाई जाती है या पहुंचाने वाली होती है, तो वस्तुओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की संविदा के अलावा जो है वो
शून्य होती है। तो अगर कोई ऐसा जैसे इनका जो ये एक्ट है, जो इन्फेंट रिलीफ एक्ट 1874 सेक्शन 1 कहता है, वो ये कहता है कि कोई ऐसी वस्तु हो जो उस माइनर के लिए बहुत आवश्यक हो, उसके जीवन के लिए उपयोगी हो, ऐसी वस्तुएं अगर आप पहुंचाते हैं तो मान्यता होगी, एक अल्प संविदात्मक बाध्यता होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। क्यों? अब मान लीजिए अब कोई माइनर है, अब माइनर है तो आप सोचिए कि बड़बड़ानी चमचमाती कार इसको गिफ्ट कर दें। अब कार ले जाकर के देंगे तो ये थोड़ी माना जाएगा, नहीं। जीवन उपयोगी वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं, प्रज्वल कौशिक जी, उसके बच्चों के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कुछ आवश्यकता मतलब उसके जीवन में जो है उन्हें दिलवा रहा है चीजें, तो अगर वो स्त्री और पुरुष जो सही है दोनों, जो उन्हें सुविधाएं दे रहा है, वो दोनों अगर छल से शादी कर लेते हैं, ये दोनों अलग परिवार बसा लेते हैं और उस पागल व्यक्ति को अलग कर देते हैं, तो क्या उसकी संपत्ति में से उसे कुछ मिल सकता है अगर वो छल पूर्वक ऐसा कुछ करे तो? ये इससे रिलेटेड तो सवाल नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये इससे रिलेटेड सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, न्यायालय में यह विधान है, चलिए मैं बता दे रहा हूं। न्यायालय में विधान है कि अगर एक पुरुष जो है वो पागल या कुछ इस तरीके से हो जाता है, लेकिन औरत सामान्य स्थिति में है, तो औरत के पास ये अधिकार है, वो चाहे तो अपने पति को छोड़ करके किसी और से शादी कर सकती है, या मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक ठीक। ये तो सब्जेक्ट फिर से उसकी थोड़ा सा हटके संपत्ति सवाल में था, से लेकिन कुछ चलिए मिलेगा हमने बता उसे? दिया। तो इंग्लिश विधि में इन्फेंट रिलीफ एक्ट 1874 की धारा 1 के अनुसार अवयस्कों द्वारा की गई संविदाएं जो वस्तु पहुंची हुई या पहुंचाने के लिए या पहुंचाने की योजना बनाने के लिए की जाती हो, लेकिन वह एक आवश्यक वस्तु हो, तो मान्य हो जाएगी। लेकिन एक आवश्यक वस्तु के अलावा कोई वस्तु अगर पहुंचाई जाती है तो वो शून्य हो जाएगी, ऐसा इस एक्ट में जिक्र हुआ। तो आवश्यक वस्तु में कुछ बताना नहीं, आप सब कुछ समझ ही सकते हैं। चावल, गेहूं, आटा, पढ़ाई लिखाई, ये सब बच्चों की फीस, ये सब जो है आवश्यक वस्तु होती है। अब कार गिफ्ट कर दिए, बढ़िया से केक ले जा करके उसके घर पे बर्थडे मना के काट रहे हैं, तो ये सब चीजें आवश्यक नहीं होती। लग्जरियस आइटम आवश्यक वस्तुओं से बाहर किया गया है। तो लग्जरियस आइटम क्या होता है? एक आदमी का नॉर्मल ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन अगर लेजर के द्वारा ऑपरेशन उसका किया जाता है तो उसे एक लग्जरियस सुविधा दी जाती है, तो उस पर सरकार का टैक्स भी अलग होता है, जीएसटी भी अच्छा खासा चार्ज करती है। तो उसी तरीके से ये इसको भी इससे जो है वो बाहर किया गया है कि अगर 5 रुपए के लाइफ बॉय से किसी का काम चल सकता है, तो इंग्लैंड से मंगाया हुआ 1.25 लाख का नीम हमीम साबुन से अगर वो नहाए, तो अगर उसको ले जाकर के आप गिफ्ट करेंगे तो वहां मान्य नहीं होगा। यही मेरा कहने का तात्पर्य था। और क्या है, जहां आवश्यक वस्तुओं की विक्रय पहुंची की जाती है, तो आवश्यक वस्तुओं जो मानसिक समस्या के कारण मतलब समस्या से अक्षम है। तो देखिए वो नीचे समझाया भी है, जहां आवश्यक वस्तुएं विक्रय की ओर पहुंचाई जाती हैं, कोई ऐसी व्यक्ति है जो विक्रय की ओर जो है पहुंचाई जाती है, किसी अवयस्क को या ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक असमर्थता के कारण, मतनता या के कारण जो है वो संविदा करने में अक्षम है, ऐसे व्यक्तियों को इन आवश्यक वस्तुओं के लिए एक युक्तियुक्त मूल्य का संदाय करना पड़ता है। आवश्यक वस्तुओं से यहाँ उन वस्तुओं से तात्पर्य है जो अवयस्क, जो क्या है, जो अवयस्क व्यक्ति के जीवन में उसकी स्थिति के योग्य हों और विक्रय तथा पहुंचने के बाद उसकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार। ठीक है, हिंदी बड़ी अच्छी लिखी है इसने, लेकिन आपको अपनी भाषा में समझना और लिखना है। तो क्या है, जो किसी माइनर या अन्य व्यक्ति, यहाँ पे माइनर के साथ दूसरा सेक्शन 68 है, माइनर के साथ जो ये इन्फेंट रिलीफ माइनर और दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो माइनर हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसके जीवन में उसकी स्थिति के योग्य, तो उसकी स्थिति कब योग्य होगी? जब वो खाएगा पिएगा, बढ़िया आराम से जिएगा, कोई पागल रहेगा, बढ़िया से भरण पोषण मिल जाएगा, दवा दारू का पैसा मिल जाएगा, योग्य हो तो, और विक्रय तथा पहुंचने के बाद उसकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार हो। तो इस कार्यवाही के आधार पर दो पक्षकारों के बीच संविदा की बजाय संदाय के लिए अल्प संविदात्मक बाध्यता, ये क्या होंगी?
ऐसी स्थितियां जो है वो संविदा नहीं कहलाती हैं, बल्कि वो क्या कहलाती हैं? दो पक्षकारों के बीच की अल्प संविदात्मक बाध्यताएं कहलाती हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस विषय में भारतीय विधि और इंग्लिश विधि दोनों एक समान है। तो अगर कहीं पे आपसे ये आ गया कि अल्प विकृति मानसिक क्षति के किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति उसके भरण पोषण के लिए कोई संविदा करता है, तो वो कौन सी संविदा कहलाती है, या भारत में उसकी क्या स्थिति है, इंग्लैंड में उसकी क्या स्थिति है, तो आप कहेंगे भाई साहब देखिए दोनों जगह समान हो। काहे कि अरे जैसे यहाँ इंसान वैसे वहां इंसान, जैसे यहाँ माइनर वैसे वहां माइनर, जैसे यहाँ पेट वैसे वहां पेट। तो भोजन तो सबके लिए जरूरी है ना मेरे बाबू, चाहे पागल हो चाहे अमीर, चाहे दिवालिया हो चाहे जो भी हो, मतलब। तो अब हम ये देखते हैं कि ये चीज तो हम समझ गए, बड़ा डीपली पढ़ाए हैं, अगर समझ में आया हो तो आप ठीक है क्या बताएं। तो अब एक बात इसमें आती है, अवयस्क का अपकृत्य। तो टॉर्ट के लिए दायित्व तो क्या नाम है, लाइबिलिटी ऑफ माइनर ऑफ द टॉर्ट, माइनर ऑफ टॉर्ट। तो अब ये देखते हैं कि ये क्या चीज है, नई चीज आ गई। तो ये कुछ भी नया नहीं है, अपकृत्य है, जिसका थोड़ा सा भाग हम लोग इसको लॉ ऑफ टॉर्ट के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट का शुरुआती दौर में थोड़ा सा हमने इसका अंतर आप लोगों को बता दिया था कि संविदा क्या है और टॉर्ट क्या है। तो संविदा ये कहती है कि हम पक्षकारों के साथ चलेंगे। टॉर्ट ये होता है कि अपने घर का कूड़ा उठा के दूसरे के घर भेज दिया, तो फेंक दिया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से लॉ ऑफ टॉर्ट का रूल आ गया। तो लॉ ऑफ टॉर्ट कोई सेक्शन वक्शन नहीं है, कुछ प्रकृति के बनाए गए नियम हैं जिन्हें न्यायालय भी मानता है, और जिसे हम न्यायालय का नियम भी कह सकते हैं। कुछ न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियम हैं जिसके अनुसार हमें इसका जो है वो पालन करना पड़ता है। तो देखते हैं कि अवयस्क अपने अपकृत्य के लिए उसी प्रकार दायी होता है जैसे कोई वयस्क व्यक्ति। तो एक अवयस्क, अब आप लोग इसको समझेंगे, आप लोग सोचेंगे कि एक अवयस्क व्यक्ति अगर वो संविदा करता है, करार करता है, तो वो शून्य हो जाता है। अगर वो किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है, एक माइनर अगर किसी के साथ एग्रीमेंट करता है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वाइड हो जाता है। बट वहां पे पक्षकार होते हैं, पार्टीज होती हैं, टू पार्टीज, बिटवीन टू पार्टीज, मिनिमम टू पार्टीज इज कंसिडर्ड। तो टू पार्टीज जो होती हैं तभी वो जो है कंसिडर किया जाता है। लेकिन अपकृत्य के अंतर्गत वो अकेला व्यक्ति होता है, एलोन होता है, या फिर बहुत से लोगों के साथ भी हो सकता है। एक अवयस्क भी हो सकता है, और एक जो है वो माइनर भी हो सकता है, और एक माइनर भी हो सकता है, और एक जो है वो मेजर भी हो सकता है। तो माइनर अपने टॉर्ट के लिए उसी प्रकार जो है दोषी होता है जैसे कि कोई एक मेजर व्यक्ति होता है। ठीक, तो अब इसी में एक नाम आता है हरिमोहन बनाम जो है वो, चलिए इसके पीछे भी कुछ लिखा है, ठीक है। तो लेकिन जेनिंग बनाम रंडाल के बाद में, जेनिंग बनाम रंडाल का एक केस हुआ था, उसके बाद में दुष्कृति संविदा भंग से उत्पन्न हुई थी। एक ऐसी बातें हुई थी जो संविदा हुई, फिर संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संविदा भंग हो गई। तो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उससे एक उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, टॉर्ट उत्पन्न हुआ, अपकृत्य उत्पन्न हुआ। तो ऐसी स्थिति में भी जो माइनर था उसे दायी नहीं ठहराया जा सकता। अगर एक संविदा हुई है, ठीक, संविदा हुई है, फिर संविदा भंग हो गई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उस स्थिति में किसी एक माइनर ने कोई गलती कर दी, तो ऐसी स्थिति में वहां टार्ट भी लागू जो है वो नहीं होता। तो इसी में हम देखते हैं कि अब ये तो एक अलग सी बात हो गई, ये थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। अच्छा, एक तो कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी न्यायालय कहता है कि वो दोषी नहीं हो सकता है, ये क्या का नियम है भाई। तो इसमें एक बात आती है कि हम देखते हैं इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए, हरिमोहन बनाम कौन, टुल्लू मियां। तो हरिमोहन बनाम टुल्लू मियां के बाद में कहा गया कि यदि अपकृत्य सीधे संविदा से संबंधित है, न्यायालय ने कहा कि देखिए भाई, यदि जो टॉर्ट हुआ है वो सीधे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो उसे
उसे कंसिडरेबल कराने का एक मात्र तरीका है, प्रवर्तित करने एक मात्र तरीका है। तो ऐसे अपकृत्य, ऐसे टॉर्ट के लिए जो माइनर है वो दायी नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, लेकिन यदि अवयस्क द्वारा की गई दुष्कृति संविदा से स्वतंत्र है, यदि ऐसी स्थिति है कि जो माइनर है उसने ऐसी कोई गलती की है कि उसमें संविदा का कहीं पे संबंध नहीं है, यानी संविदा उसमें शामिल नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट उसमें शामिल नहीं होती है, तो वह उसके लिए जो है वो लाइबल नहीं होगा, दायी नहीं होगा। अब इसी में एक कौन सा वाद है, वनाड बनाम हेगेस का। अच्छा ठीक है, एक और बात आती है, तथ्य पे तथ्य, तथ्य पे तथ्य, उदाहरण पर उदाहरण देते चलेंगे। आज इसको बहुत विधिवत समझेंगे कि क्या है। तो वनाड बनाम हैगिंस के वाद में एक माइनर ने एक घोड़ी किराए पर ली। एक घोड़ी, घोड़ी मतलब समझते होंगे, घोड़ा, घोड़ी। तो घोड़ी, तो घोड़ी जो है वो किराए पर ली, ठीक। और यह एग्रीमेंट किया कि घोड़ी को सिर्फ वो पैसेंजरों के लिए यूज करेगा, यानी कि सवारी के लिए यूज करेगा, कूदाएगा नहीं उसे। घोड़े कुदाए जाते हैं ना, तो उसने कहा सिर्फ मैं पैसेंजर को यहां से वहां पहुंचाने के लिए ले जाऊंगा, इस घोड़ी को कुदाऊंगा नहीं। लेकिन अवयस्क ने घोड़ी अपने दोस्त को दी, जिसने उसे खूब कुदाया। उसने क्या किया, घोड़ी ले गया और फिर अपने दोस्त को दे दी, और उसके दोस्त ने उस घोड़ी को जम के कुदाया, और स्थिति ये पहुंच गई कि वह घोड़ी जो है वो मर गई। तो न्यायालय ने घोड़ी को कुदाने की संविदा से स्वतंत्र माना। उसने कहा, न्यायालय ने कहा कि हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट तो इस बात का हुआ था कि जब ये घोड़ी ले जाएंगे तो पैसेंजर को उसमें बिठा करके जो है घुमाएंगे और यात्रा कराएंगे और इनकम करेंगे। लेकिन ये गए तो घोड़ी अपने दोस्त को देकर के इसको कुदवाए, तो ये जो है ये संविदा का भाग नहीं है। यानी घोड़ी को पैसेंजर के लिए अगर वो यूज करते, उसमें कोई अगर क्षति होती तो इनको उसके लिए जो है मान्य नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर कोई केस नहीं होता, और ये संविदा से जो है वो बाधित नहीं होते, क्योंकि यह एक माइनर थे। लेकिन ये ले गए घोड़ी और इन्होंने इसको दूसरा काम किया जो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का था। इन्होंने क्या किया, अपने दोस्त को देकर के उसे कुदवाया, जिसकी वजह से घोड़ी मर गई। तो न्यायालय ने इसके लिए अवयस्क को, एक माइनर को क्या ठहराया, लाइबल ठहराया, दायी ठहराया, और उसे न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया गया, क्योंकि उसने अपकृत्य का भाग काम किया। हाँ, लेकिन किंतु एक और बात आती है कि क्या नाम है, इसी में एक और बात आ जाती है कि जेनिंग बनाम रंडाल वाला केस, जो हम पहले बता दिए थे आप लोगों से, माफी चाहेंगे। तो जेनिंग बनाम रंडाल वाले केस में क्या हुआ, इस मामले में कोर्ट ने अवयस्क को दायी नहीं ठहराया। कैसे, इस वाद में एक माइनर ने एक घोड़ा थोड़ी दूर पर ले जाने के लिए किराए पर लिया। उसने कहा कि ए घोड़े वाले, एक अपना घोड़ा दे दो, जरा थोड़ी दूर इसको जो है वो हम घुमाएंगे, ले जाएंगे। लेकिन वह उसको थोड़ी दूर घुमाने के बजाय क्या किया, उससे लेने के बाद घोड़ा बड़ी लंबी दूर पे लेकर के चला गया, लंबी दूरी पर लेकर के चला गया। अब जब वो घोड़ा लंबी दूरी पर लेके गया तो घोड़ा घायल हो गया। तो न्यायालय ने इसे संविदा भंग माना और अवयस्क को दुष्कृति के लिए दायी नहीं ठहराया। दोनों में अंतर बड़ा मामूली सा है। उस वाद में क्या हुआ था, वो घोड़ी लेकर के गया ये कह के कि मैं पैसेंजर्स को यूज करूंगा, लेकिन वो घोड़ी ले जाकर के अपने दोस्त को देता है, वो दोस्त जो उसको कुदाता है, ज्यादा कुदाने की वजह से घोड़ी की मृत्यु हो जाती है। न्यायालय उसको टाट के रूल के खिलाफ उस पर जो है वो केस कर लगा देता है। यहां पे थोड़ा मामला उलझ गया। यहां पे वही घोड़ी वो लेकर के गया, करार करने के लिए गया कि मैं थोड़ी दूर लेकर के जाऊंगा, लेकिन थोड़ी दूर ले जाने के बजाय वो बहुत दूर लेकर के चला गया। घोड़ी मरी नहीं, सिर्फ बीमार पड़ गई। तो न्यायालय ने इसको कहा कि नहीं, ये लॉ ऑफ टार्ट का नहीं है, ये एक संविदा का मामला है, और संविदा में यह बच्चा माइनर है, इसलिए इसे जो है वो इस का दंड नहीं दिया जाएगा, उसे इससे बाहर कर दिया जाएगा। यह एक दुष्कृति की भावना जो है नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, धन्यवाद।
तो अब ये सवाल आता है कि जो आवश्यक वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं वो आवश्यक वस्तुएं हैं क्या? जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो व्हाट आर द नेसेसरी, व्हाट आर द नेसेसरी, तो नेसेसरी क्या है? तो सेक्शन 68 जो है इसके विषय में कुछ कहता है। सेक्शन 68 के अनुसार एक माइनर को पहुंचाई गई जो इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है, जो वस्तुएं हैं, उसके जीवन की स्थिति के योग्य होने चाहिए। तो इसका अर्थ यह नहीं कि सिर्फ जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं, बल्कि ऐसी वस्तुएं भी हो सकती हैं जो एक व्यक्ति के अनुरक्षण के लिए उसके जीवन की स्थिति के योग्य हो। तो एंडरसन बी का निम्नलिखित कथन इस जो है व्याख्या को परिभाषित करता है। तो क्या परिभाषित करता है कि प्रथम स्थान पर किस वस्तुओं को रखा जा सकता है? अन्न, वस्त्र और इससे रिलेटेड चीजें जो है वो रखी जा सकती हैं, जिसके विषय में जो है वो हितकर होती है। कला या व्यापार में निर्देश या मानसिक बुद्धि संबंधी नैतिक और धार्मिक निर्देश भी एक आवश्यक जो है वो हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कला व्यापार में निर्देश तथा मानसिक बुद्धि से संबंधित नैतिक एंड जो धार्मिक निर्देश भी जो है वो आवश्यक हो जाते हैं, जैसा कि आदमी समाज में रहता है। सहायता और उपस्थिति एक आवश्यक संविदा का आधार हो सकती है। तो सहायता और उसकी उपस्थिति एक एक माइनर की संविदा का आधार हो सकती है। जब वर्ग जातियां स्थापित हो जाती हैं, देखते होंगे आप, जातियां होती हैं, वर्ग स्थापित होते हैं। जब जातियां और वर्ग जो है वो स्थापित हो जाते हैं, तब संविदा का विषय विस्तार राज्य के अनुसार और अवयस्क की स्थिति के अनुसार जो है वो बदल भी सकती हैं स्थिति। तो छोटा था तो तनिक कम खाता था, बड़ा होगा तो ज्यादा खाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही बराबर चले। तो आवश्यक वस्तुओं का अर्थ ऐसी वस्तुएं जो प्रतिवादी के जीवन की स्थिति के जो है वो क्या होती हैं? योग्य हो, तथा विक्रय और पहुंचने के समय उसकी वास्तविक जरूरतों का ध्यान रखा जाए और अपेक्षाओं के अनुसार उसे पहुंचाया जाए। तो ऐसी जो बातें होती हैं वो क्या होती हैं? आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। तो क्लाइड साइकिल कंपनी बनाम हाउस, अब देखिए थोड़ा सा यहां डिफरेंट आएगा। तो क्लाइड साइकिल कंपनी बनाम हारग्रीव्स, इसमें न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि दौड़ लगाने वाली साइकिल किसी शिशु के लिए आवश्यक होती है। अब आप ये समझ सकते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता था जो मैं बता रहा हूं। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है सर, अब छोटा सा बच्चा है सर, उसको साइकिल भी चलाने का शौक होगा। छोटा मोटा वो कार और स्कूल में मिलता है, मेले में मिलता है गोविंद साहब के, उसका भी जरूरत होगा। तो बताइए छोटा सा बच्चा है, अगर साइकिल का उसने मांग कर किया, तो उसको अगर कोई साइकिल ला करके दे देगा तो सर उसके जीवन की वो उपयोगी वस्तु तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है वो साइकिल जो है ना चलाए तब भी जीवित रह सकता है। तो न्यायालय ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। छोटे बच्चे के लिए साइकिल भी उसकी एक आवश्यकता जो है वो होती है। तो दौड़ लगाने वाली साइकिल किसी शिशु के लिए आवश्यक होती है, चाहे छोटे से बच्चे को दौड़ लगानी हो, चाहे थोड़ा सा सयाना बच्चा हो उसे दौड़ लगानी हो, वो भी जो है होती है। इसी प्रकार चैपल बनाम कूपर में एक केस है। तो चैपल बनाम कूपर में यह सरकार ने यह मतलब न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि एक शिशु विधवा अपने पति को दफन करने की संविदा से बाध्य है, क्योंकि संविदा एक आवश्यकता के लिए। तो एक शिशु विधवा, तो शिशु विधवा का तात्पर्य भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह किताब जो लिखी गई है वो तब लिखी गई है जब यह मतलब आजादी के पहले। तो उस समय क्या था कि पुराने समय में क्या होता था, बच्चों की शादी वादी हो जाती थी ना, बड़े बच्चों छोटे बच्चों की शादी तभी हो जाती थी। अब कब ऐसी स्थितियां होती थी कि छोटे बच्चे की शादी हो गई और उसी समय उसका हस्बैंड जो है एक्सपायर भी हो जाते थे, बहुत बीमारियां चलती थी। तो ऐसी स्थिति में जो उसे कहा गया कि एक शिशु जो कि विधवा हो तो अपने पति को दफन करने की संविदा से वो जो है वो बाध्य है, क्योंकि संविदा के लिए एक ये आवश्यकता है। तो कुंवरलाल बनाम सूरजलाल, आवश्यक वस्तुओं में कुंवरलाल बनाम सूरजलाल, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर ये समझ में नहीं आया केस आज,
कि कब ये अवयस्क के साथ संविदा मान्य हो जाएगी, कब नहीं मान्य होगी। अगर ये समझ में आप लोगों को नहीं आया तो मैं दोबारा से पीपीटी चलाने के लिए भी तैयार हूं। और अगर समझ में आ गया तो सब लोग एक बार जाकर के ग्रुप में कुछ लिखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। ये वादा आप लोग कीजिए कि फ्री में सुविधा दे रहा हूं, कुछ तो मेरे ऊपर एहसान कर दो मेरे मित्रों। हाँ, लेकिन ये है कि अगर ये आज समझाया, अगर ये आज नहीं समझ में आया आप लोगों को, तो मैं ये मान लूंगा कि मैं अच्छा से पढ़ाना नहीं जानता हूं, मैं एक बेकार और थर्ड कैटेगरी का टीचर हूं। तो ये बात आती है कि कुंवर लाल बनाम सूरजमल। तो कुंवर लाल बनाम सूरजमल में यह निर्धारित किया गया कि एक माइनर को रहने और उसकी पढ़ाई करने के लिए, देखिए जो आप लोगों से हमने शुरू में क्वेश्चन किया था वो यहां पे आ गया, एक माइनर को उसके रहने के लिए और उसकी पढ़ाई करने के लिए बुक्स देना, उसको रहने के लिए किराए पर घर देना, तो अवयस्क को उसके जीवन की स्थिति की योग्य आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना ही इसे जो है वो माना जाएगा। अब बताइए एक बात, कितने माइनर हैं और जा करके वहीं जो है पटेल नगर में दिल्ली रूम लेकर के कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, तो ऐसे तो बच्चों का मौज हो जाएगा। 17-18 साल के हैं, 3 दिन बाकी, 18 साल में कहेंगे ए मकान मालकिन पैसा वैसा नहीं देंगे, क्यों, हम माइनर हैं, जाओ को जो करना है कर लो। तो न्यायालय ने कहा ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए उसने कुछ नियम जो है वो बना दी। नियम नहीं बनाए, ये सब नियम नहीं है, आप लोगों को पता है, ये किसी सेक्शन में नहीं लिखा गया है। ये जो है वो अल्प संविदात्मक बाध्यताएं हैं, जो न्यायालय इन चीजों को जो है वो मानता है। तो एक अवयस्क को रहने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए किराए पर घर देना, बुक्स प्रोवाइड कराना, उसके लिए पैसे देना और उसकी जीवन की स्थितियों के योग्य आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना जो है वो माना जाए, ये माना जाएगा कि उसके जीवन की योग्य वस्तुएं हैं जो उसको पहुंचाई जा रही है। तो ऐसा कोई वाद होता है तो घर का किराया भी जो है वो वसूल किया जा सकता है। तो जागौन राम मारवाड़ी बनाम महादेव प्रसाद साहू। तो राम मारवाड़ी बनाम महादेव साहू में यह भी निर्धारित किया गया कि किसी अवयस्क की दुल्हन को विवाह के समय दिए गए उपहार जो है आवश्यक वस्तु। हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ बात है कि ये नहीं कि आप जो जाकर के जो है लड़की की शादी हो रही है तो लग गए जो है चाटो जो है टाटा के टवेरा खड़ी कर दिए। तो कैसे गाना था ना एक, घुमाई टवेरा में, तो ऐसा कोई अगर गिफ्ट अगर आप ले जाकर के दे देते हैं तो नहीं मान्य होगा। हाँ, लेकिन किसी वस्तु अवयस्क की, एक माइनर को दुल्हन बना, वो दुल्हन को विवाह के, एक बच्ची है जो कि अभी बालिग नहीं है, उसकी शादी हो रही है, अब तो खैर नियम दुनिया भर का आ गया है, लेकिन ठीक है, उसकी शादी हो रही है और उसकी शादी में उसके विवाह के समय दिया गया जो उपहार हो, अगर वो उसके लिए, उसके जीवन के लिए वो आवश्यक वस्तु हो, तो वो क्या हो जाएगा, मान्य हो सकता है। कि भाई हमसे उस लड़की ने कहा कि ऐसा है, हम बहुत गरीब है सर, हमारी शादी हो रही है, तो हमारे जरा क्या नाम है शादी में एक ठो पंखा दे दीजिए, गर्मी बहुत पड़ती है। तो अगर हम कहें हाँ ठीक है दे देंगे और फिर हम नहीं दिए तो हमारे खिलाफ दाव भी कर सकती है, वाद भी कर सकती। हाँ, लेकिन ऐसी वस्तुएं अन्यथा दिए जाने पर आवश्यक नहीं भी हो सकती, यह भी प्रेक्षित जो है वो किया गया है। बस यही आप लोगों को समझाना था कि हाँ, अगर ऐसी कोई वस्तु हो जो उसकी जरूरत का हो तो वहां पे हो जाएगी मान्य, लेकिन एक शिशु द्वारा उसके विवाह हेतु खरीदी गई वस्तुएं आवश्यक मानी जा सकती हैं, जबकि साधारण परिस्थितियों में वही वस्तुएं ऐसी नहीं मानी जाए। अब उसका शादी हो रहा है, उस शादी में आप पंखा दे दिए, फ्रिज दे दिए, ऐसा कुछ अगर उसने डिमांड किया और एक मतलब शिशु है यानी बच्चा है, और उसमें अगर आपने उसको दे दिया, तो अगर नहीं दिया तो वो वाद कर सकती है, लेकिन उस तरीके की अगर कोई संविदा उम्विदा हो गई तो वो आपको बाध्य कर देती है। हाँ, लेकिन ये है कि अब कहा कि शादी नहीं हुई है और अचानक से हमारा जो है प्रेम उमड़ आया और हम गए एक तो जो है उसको मोटरसाइकिल पहुंचा दिए या कुछ और पहुंचा दिए, या 10,000 का लहंगा में पहुंचा दिए, करिश्मा कपूर वाला 1 लाख का सूट में पहुंचा दिए, तो वो नहीं माना जाएगा। शादी के समय अगर स्थिति बनी तो माना जाएगा। कहाँ यार पहुंचे, अभी क्या है, केदारनाथ बना मजूरिया।
केदारनाथ बनाम अयोध्या अयोध्या प्रसाद। केदारनाथ बनाम अयोध्या प्रसाद। अरे राम प्रकाश चौधरी वाला रामचरण मल्लव देवी प्रसाद नहीं आए क्या? अच्छा नहीं छोड़े, ठीक है। तो केदारनाथ बनाम अजूरिया प्रसाद में एक डिक्री ने निष्पादन पर एक अवयस्क की संपत्ति को विक्रय से बेचने हेतु माइनर को उसकी संपत्ति के बंधक रखने का ऋण किया। क्या हुआ? इस केस में डिक्री के निष्पादन पर एक माइनर की संपत्ति को बेचने से बचाने हेतु एक माइनर को उसकी संपत्ति के लिए बंधक रखने का जो है वो ऋण दिया था। अब देखिए दोनों लोग बंधक हैं। एक तो बंधक है जिसकी संपत्ति है वो भी माइनर, और जिसके लिए वो डिक्री पैसा दिया गया है वो भी जो है वो माइनर। अब ऐसे में क्या होगा ये देखिए। तो इसमें निर्धारित किया गया या अभी निर्धारित किया गया कि यह ऋण उस माइनर के जीवन की स्थिति की योग्य आवश्यक वस्तुओं के लिए था। हालांकि बंधक जो वो शून्य है, ये कॉन्ट्रैक्ट शून्य है, ये शून्य है, लेकिन इसको जो है एक आवश्यक वस्तुओं के लिए जो है वो माना जाएगा। तो इसलिए इसको एक अल्प संविदात्मक बाध्यता या बंधनकार का अवयस्क द्वारा बंधक की गई बंधक संपत्ति का धारणाधिकार था, यह होता है। अब इसी में एक बात आता है नयस बनाम इनमान का। नीचे लिखा है, दो ग्रीन कलर की हेडलाइन में आप लोगों को दिखाता रहा हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बड़ा मजेदार है। तो नयस बनाम इनमान में एक अवयस्क को जिसको उसकी स्थिति के अनुसार वस्त्र पोशाकों की पर्याप्त मात्रा पहले से ही प्राप्त थी, एक ऐसा व्यक्ति था जो माइनर था और उसके पास कोई वस्त्र की कमी वमी नहीं थी, भरपूर मात्रा में उसके पास कपड़े वपड़े थे। फिर भी एक टेलर महोदय को बड़ा प्यार आया, 5,000 का सूट सिलवा के ले गए उसको देने के लिए। तो न्यायालय ने कहा बस ससुरा, ये तो पैसा वैसा नहीं ले पाएगा उससे जो सूट दिया है। क्यों? अब उसके पास तो पहले से पूरा कपड़ा वपड़ा था, तो तुम काहे बड़ा मोहा गए? तो अगर व्यक्ति के पास पूर्ण रूप से कपड़ा वगैरह है, फिर भी टेलर महोदय जबरदस्ती जाकर के उसको एक तो चेपने लगे, तो न्यायालय कहा नहीं नहीं नहीं, उसके पास ऑलरेडी कपड़ा है, तुम ऊपर से जाकर के उसे और दे रहे हो और कह रहे हो कि अब विधि मान्यता हो गई इसमें, तो ऐसे में मान्य जो हो वो नहीं होगी। और उसके अतिरिक्त पोशाकों की कीमत जो है वो, जो पहले उसको कपड़े दिए गए थे टेलर द्वारा जो उसकी जरूरत के थे, उसका तो वो कर वसूल सकता है, लेकिन जो उसको बाद में उसने कपड़े अपनी तरफ से ले जाकर के दे दिए उसका वो जो है वो वसूल नहीं सकता। तो इसी में एक बात और आती है कि राइडर बनाम बैम्बेल का केस। तो इसमें प्रतिवादी एक शिशु जिसकी वार्षिक आय जो है वो 5,000 रुपए थी, उसको एक क्रिस्टल का जोड़ा, रूबी और हीरे और कान का आभूषण और एक प्राचीन चांदी का प्याला पहुंचाया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रतिवादी एक शिशु जिसकी आयु जो है वो 500 रुपए थी महीना, उसको एक क्रिस्टल का जोड़ा, क्रिस्टल एक धातु आती है जानते होंगे आप, क्रिस्टल का जोड़ा, रूबी और हीरे का कान का आभूषण, हीरे का कान में पहनने वाला हीरे का आभूषण और एक प्राचीन चांदी का प्याला पहुंचाया गया। सोचिए कितनी महंगी महंगी चीजें उसे पहुंचाई गई। तो यह निर्धारित किया गया कि वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं नहीं मानी जा सकती। यह प्रेक्षित किया गया कि ऐसी वस्तुओं के बिना भी जीवन यापन जो है वो संभव है, और ऐसी वस्तुओं के लिए एक पुरुष के लिए कान की बाली, एक अंधे व्यक्ति के लिए चश्मा और एक जंगली जानवर आवश्यक वस्तुएं जो है वो नहीं मानी जाती।